दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। स्वयं के जीवन के बारे में ऐसा उद्घोष करने वाले प्रमुख छायावादी कवि, छायावाद के महेश कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग कविता का हम अध्ययन करेंगे आज। उसकी जो संभावित व्याख्या है, उसका जो भावार्थ है, वो समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम का ये हिस्सा आपकी कविता है बादल राग। प्रिय विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को वर्षा ऋतु सुहावनी लगती है। वर्षा ऋतु के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं और बादल उनका प्रिय विषय रहा है। इसलिए बादलों का उन्होंने मानवीकरण करते हुए और वंचितों का प्रतिनिधि उन्होंने बताया है। बादल यहाँ पर क्रांति के प्रतीक बताए गए हैं। नवजीवन का जो प्रतिनिधि है, नवजीवन के जो प्रतीक है, वो बादल बताए गए हैं। यहाँ विश्व में परिवर्तन लाने में जो शक्ति संपन्न माने जाते हैं बादल, उनका विवरण यहाँ पर है। विद्रोह के प्रतीक ये माने जाते हैं, क्रांति के प्रतीक माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्रांति सदैव वंचितों का ही प्रतिनिधित्व करती आई है और यहाँ समाजवाद की स्थापना के कारण उनकी इच्छा थी कि समाज में सभी व्यक्ति मिलकर के समभावी हों और सबको समान अवसरों की प्राप्ति हो, और जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन्हें भी अपना हिस्सा जो है परिश्रम के अनुसार उन्हें मिलना भी चाहिए। तो यहाँ विद्यार्थियों, बादलों को क्रांति के रूप में आह्वान करके बुलाने का जो कार्य है और वो निराला जी के द्वारा किया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, इस कविता का रुख करते हैं पहली पंक्ति के साथ। तिरती है सागर समीर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यहाँ पर क्रांतिकारी बादलों को सामान्य जन का, मजदूरों का और क्रांति का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। ये वंचितों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये बादल हैं। इसलिए तिरती है सागर समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर अर्थात यहाँ जीवन में जो सुख होते हैं वो भी अस्थिर रहते हैं, दुख होते हैं वह भी अस्थिर रहते हैं। यदि जीवन में सुख आता है तो वो क्षणिक होते हैं और उन पर एक तरह से पता होता है कि अब सुखों के बाद में बारी आती है दुखों की। दुख और सुख बराबर क्रम में चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा उन्होंने लिखा है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जिस प्रकार से क्षणिक जो सुख हैं उन पर दुखों की जो छाया है वो तैरती हुई सी प्रतीत होती है। अब देखिए आगे इसमें है, तिरती है समीर सागर पर। बादलों को संबोधित करते हुए कवि निराला कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी समुद्र पर, तुम वायु रूपी सागर पर, समीर सागर पर, हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी सागर के वक्ष स्थल पर अर्थात समीर रूपी सागर पर, वायु रूपी सागर पर विचरण करने वाले। ये जो हैं, पहली पंक्ति जो हमने दूसरी पंक्ति के रूप में शुरुआत की थी, वहाँ इसका जो तारतम्य है सही रूप से उस वाक्य संयोजन का वो इस प्रकार से होगा कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी सागर के वक्ष स्थल पर क्या करने वाले, विचरण करने वाले, तैरने वाले, कभी स्थिर नहीं रहने वाले सुखों पर, यानी कि क्षणिक जो सुख हैं उन सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले हो। अर्थात बादलों को यहाँ किसके समान मंडराने वाला बताया है, जिस प्रकार के से क्षणिक जो सुख होते हैं उनके ऊपर दुखों की छाया मंडराती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार से हे क्रांतिकारी बादल, तुम कहाँ मंडराते रहते हो? वायु रूपी समुद्र के वक्ष स्थल पर विचरण करने वाले। आप क्या करते रहते हो हे बादलों, हे क्रांतिकारी बादलों, आप वायु रूपी समुद्र पर विचरण करते रहते हो। उसी प्रकार विचरण करते रहते हो जिस प्रकार से जो क्षणिक सुख होते हैं उनके ऊपर दुखों की जो छाया है वो मंडराती हुई सी प्रतीत होती है। आपका स्वभाव ऐसा ही जग के दग्ध हृदय पर,
जग के संसार का जो जला हुआ हृदय है, दुखी जो हृदय है, उस हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय, निर्दय कहते हैं जिसके अंदर दया नहीं है। निर्दय विप्लव की अर्थात क्रांति की, विनाश की प्लावित माया, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि निर्दय विनाशकारी जो माया है उसके समान, निर्दय और विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं, प्लावित माया, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि निर्दय जिसके अंतर्गत दया का भाव नहीं है, ऐसी विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं संसार भर में फैली हुई हैं, संसार भर में जो इच्छाएं फैली हुई हैं, किसके अनुसार, किसके समान, निर्दय और विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं संसार भर में फैली हुई हैं, प्लावित, प्लावित का अर्थ होता है फैली हुई, विप्लव क्रांति की, अर्थात विनाशकारी निर्दय माया के समान, और जो इच्छाएं इस संसार में फैली हुई हैं, अर्थात जिन इच्छाओं का तोषण नहीं होता है, जिन इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद भी संतुष्टि जब नहीं मिलती है, ऐसी इच्छाएं संसार भर में फैली हुई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो पूंजीपति और होता जा रहा है, धनिक वर्ग और धनिक होता जा रहा है, और जो गरीब वर्ग है वो धीरे धीरे और गरीबी की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ जो इच्छाएं हैं गरीबों को त्रस्त करने के कारण, गरीबों का शोषण करने वाली जो इच्छाएं हैं तो वो संसार भर में फैली हुई है। तेरी यह रण तरी, तेरी रण तरी, तरी कहते हैं नौका को, नाव को, तेरी जो युद्ध की जो नाव है भरी आकांक्षाओं से, ये युद्ध रूपी जो नाव है वो किससे भरी हुई है, आकांक्षाओं से, इन इच्छाओं से भरी हुई है, अर्थात तेरी युद्ध की नाव इन्हीं आकांक्षाओं से भरी हुई है। युद्ध रूपी जो नाव है उसमें विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, उनसे युद्ध की जो नाव है, युद्ध रूपी जो नाव है वो उन्हीं आकांक्षाओं से भरी हुई है। घन हे बादल भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, भेरी गर्जन यानी कि नगाड़ों की, अर्थात युद्ध में शामिल होने से पहले जिस प्रकार से भेरी गर्जन होता था, नगाड़ों की जो आवाज है वो सूचक होता था उस युद्ध का, तो भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जब तुम बरसो हे बादलों, तुम्हारे जो अमृत रूपी जो जल है बरसाने का, मूसलाधार बारिश करने का जो कार्य है वो इस प्रकार से होता है कि पहले भेरी गर्जन के समान यहाँ स्वर होता है, अर्थात कोलाहल होता है, और ध्वनि इस प्रकार से बादलों की कड़कड़ाहट के समान होती है। तो घन हे बादल भेरी गर्जन से, उस भेरी के समान, नगाड़े के समान जो गर्जन है उससे सजग सुप्त अंकुर, सजग सुप्त अंकुर यानी कि जागृत अवस्था में जो सुप्त अंकुर हैं वो नवजीवन की आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, वो इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें विश्वास है, आशा है कि आप इनका भला करोगे और क्रांति करके आप नवजीवन का संचार इन मजदूरों में और इन छोटे लघु मानव में और आम जन में आप उनको संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था के जो सुप्त अंकुर हैं वो तेरे इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर क्या कर रहे हैं, वो ताक रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। यहाँ बादल जनता के लिए युग प्रवर्तक के रूप में है, और जो उनका बरसना है, गर्जना है, वो नवजीवन की सृष्टि करने वाला यहाँ पर बताया गया है। बार बार गर्जन, बार बार गर्जन, गर्सन है मूसलधार, तेरा जो बार बार जो गर्जना है बादलों का वो, और बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, तेरी जो बारिश है वो मूसलाधार है, अर्थात क्रांति का जो स्वर है, बिगुल है वो बच चुका है, इसलिए ऐसी तैयारी तू कर और जिससे कि मूसलाधार बारिश हो। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्धन जो कृषक हैं उनको बादलों के बरसने की पूर्व प्रतीक्षा है और वो परिवर्तन की आकांक्षा में बादलों की ओर वो ताक रहे हैं, और बार बार गर्जन के बाद में जो मूसलाधार बारिश है उसकी वो आशाएं लिए हुए हैं। हृदय थाम लेता संसार, अब यहाँ पर संसार विद्यार्थियों उन धनिक वर्ग के लिए आया है, पूंजीपति व्यक्तियों के लिए आया है कि जब
गड़गड़ाहट होती है बादलों की, और अर्थात क्रांति की जब सूचना मिलती है, क्रांति का जो चारों ओर फैलाव होता है, प्रसार होता है, तो जो धनिक वर्ग है वो अपने हृदयों को थाम लेता है। उसमें घबराहट होती है कि अब क्रांति हो चुकी है, और धीरे धीरे ये जो कृषक वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वो अब क्रांति कर देगा, और हमारा धनिक वर्ग होना अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो हृदय थाम लेता संसार, यहाँ संसार पूंजीपति वर्ग के लिए है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो सत्ता है वो डगमगाती हुई सी प्रतीत होती है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, वज्र के समान जो हुंकार है, जो भीषण आवाज है, उसको सुन सुन करके जो पूंजीपति वर्ग है और जो धनाढ्य वर्ग है, उनको अपनी जो सत्ता है वो डगमगाती हुई सी प्रतीत होती है। अशनिपात, अशनिपात यानी कि बिजली का गिरना, बिजली का चमकना से शापित, और उनको शाप लगा हुआ है, और जो बिजली की चमक से, बिजली की गड़गड़ाहट से जिनको जो शापित हैं, उन्नत शत शत वीर, हे वीर बादलों, और आप उन्नत हो, ऊंचे हो, और तुमको क्या लगा हुआ है, और कड़कने का, बिजली के गिरने का जो शाप है वो लगा हुआ है कि तुम जैसे ही कड़कड़ाहट करते हो तो आकाश में बिजली कौंधती हुई सी दिखाई देती है। शक्त विक्षत, शक्त विक्षत का अर्थ होता है घायल, हत, हत यानी मरे हुए, अचल शरीर। अब यहाँ पर तुम्हारा जो वेग है कड़कड़ाहट के समान, और कड़कड़ाहट के द्वारा, और जो तेज हवा चलती है उसके द्वारा, विद्यार्थियों यहाँ पर ही बताया गया है कि जब तेज बारिश आती है, तेज हवा चलती है, और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ में जो विभिन्न प्रकार की जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, वो उस हवा के द्वारा, गड़गड़ाहट के द्वारा, वो लताओं वृक्षों को तोड़ता फोड़ता धरती पर सुला देता है। तो वो उनको क्षतविक्षत कर देता है। तेज हवा और अंधड़ बारिश के साथ ही इस प्रकार का जो कार्य होता है कि बड़े से बड़े पेड़ भी धरती पर गिर करके धराशायी हो जाते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीन, गगन स्पर्शी आकाश, असीम आकाश को छूने की जिन्होंने कोशिश की थी, अर्थात वो वृक्ष गगन को छूना चाहते थे, उनकी जो संतुष्टि है वो नहीं हो पाई थी। ऐसे ही पूंजीपति वर्ग है, और जिन्हें अभी भी माया से इतना प्रेम है कि वो गरीब वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, केवल उनका कार्य क्या है, शोषण कर रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं जो असीम आकाश को छूना चाहते हैं, उसकी ओर लगातार बढ़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे, स्पर्धाधीर, और जिनमें आगे बढ़ने की होड़ छाई हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो टूट फूट जाते हैं, और वो धरती पर धराशायी होते हुए से प्रतीत होते हैं। वो धरती पर बादलों की गड़गड़ाहट के द्वारा, तेज हवा के द्वारा सुला दिए जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, लेकिन देखते हैं विद्यार्थियों, आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन काल में कि जब तेज हवा चलती है तो बड़े से बड़े पेड़ लुढ़क जाते हैं, धरती पर धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे पेड़ होते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं, लघु भार अर्थात जिनमें कम वजन होता है, तो वो झुक जाते हैं, वो टूटते नहीं हैं। बड़े भले ही टूट जाएं, लेकिन वो छोटे नहीं टूटते हैं। कहने का तात्पर्य इन पंक्तियों का विद्यार्थी ये है कि जब क्रांति होती है तो क्रांति का जो प्रभाव है वो मजदूर वर्ग के लिए और गरीब किसानों के लिए, वंचित वर्ग के लिए लाभ का सौदा होता है। उन पर विपरीत परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उससे जो भी प्रभावित होते हैं वो पूंजीपति वर्ग, वो धनिक वर्ग ही होता है। वो धराशायी होते हुए से प्रतीत होते हैं उन बड़े बड़े पेड़ों की भांति। हंसते हैं छोटे, वो प्रसन्न होते हैं। सस्य अपार, सस्य कहते हैं हरे भरे को, जहाँ हरे भरे जो धरती है वो हिल हिल खिल खिल, अर्थात हरी भरी जो धरती है, अर्थात फूलों से भरी हुई जो धरती है, वो खिल खिल हाथ हिलाते, और वो बादलों को खिल खिल हाथ हिलाते, अर्थात यहाँ पत्ते रूपी हाथों को वो जो पौधे हैं, वो जो फूलों के पौधे हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो वो हाथ हिला करके और उनका आह्वान करना चाहते हैं। उन बादलों को यहाँ पर बुलाते हुए से प्रतीत होते हैं। तुझे बुलाते, तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे बुलाने की ओर वो अग्रसर हैं, बुलाने का जो कार्य वो कर रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। बहुत अच्छी पंक्ति है विद्यार्थियों। विप्लव रव से जो क्रांति की जो भयंकर ध्वनि है, उससे
कौन शोभा पाते हैं, कौन आनंदित होते हैं? छोटे अर्थात लघु जो मानव है, वंचित जो वर्ग है, गरीब जो तबका है, वो शोभा पाते हैं, आनंदित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ प्रकृति का जो मानवीकरण है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जब प्रकृति पर मानव व्यापारों का आरोप किया जाता है, प्रकृति जब मानवों के समान क्रियाएं करती हुई सी प्रतीत होती है, तो वहाँ मानवीकरण होता है। तो यहाँ उन पेड़ पौधों के द्वारा, छोटे छोटे पौधों के द्वारा, उन लताओं के द्वारा अपने पत्तों के माध्यम से जैसे बादलों को आह्वान किया जा रहा है, बुलाने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण कई सुंदर योजना विद्यार्थी यहाँ हुई है। आगे देखते हैं। अट्टालिका नहीं है रे। अट्टालिका कहते हैं ऊंची अटारी, अर्थात भव्य जो भवन हैं उनके ऊपर, ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं उनके ऊपर जो ऊपरी जो कक्ष होते हैं वो अट्टालिका कहते हैं, अटारी कहते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। यहाँ पर उन पूंजीपति व्यक्तियों ने जो मकान बना रखे हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बना रखे हैं, उनके ऊपर जो कमरे हैं उनको कवि ने क्या कहा है? आतंक भवन कहा है। क्योंकि गरीबों के शोषण से ही ये भवन निर्मित हुए हैं, उन्हीं का शोषण उन पूंजीपतियों ने किया है। इसी प्रकार से वो शोषण के पैसे से ही धन इकट्ठा करके ये बनाए गए हैं। इसलिए क्या है? आतंक के भवन कवि ने बताए हैं। पूंजीपतियों का पर्याय सदा पंख पर ही होता है। सदा पंख, पंख कहते हैं कीचड़ को। यहाँ पंख जो प्रतीकार्थ में आया है वो पूंजीपतियों के पर्याय के रूप में आया, सदा पंख पर ही होता है। जल विप्लव प्लावन, जल विप्लव प्लावन अर्थात जब वर्षा से जो बाढ़ आती है उसमें सर्वप्रथम कीचड़ ही बहता है। तो यहाँ उन पूंजीपतियों को क्या कहा गया? कीचड़ के समान बताया गया है। तो सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। सबसे पहले बरसात के पानी की जो बाढ़ आती है उसमें सबसे पहले क्या बहता है? कीचड़ बहता है। तो उस क्रांति का जो प्रभाव है वो पूंजीपति व्यक्तियों पर ही सर्वोपरि पड़ता है। और जो वंचित वर्ग है, गरीब तबका है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? शूद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता। छोटे से जो कमल का जो पौधा है, कमल का जो फूल है, उस जल को स्पर्श करके आनंदित होता है। देखिए अंतर है, क्रांति के कारण जो कीचड़ है वो सबसे पहले बहता है, अर्थात पूंजीपति वर्ग यहाँ समूल विनाश की ओर अग्रसर होता है। और जो वंचित वर्ग है, गरीब तबका है, वो उस कमल के फूल के समान है जो उसी जल को, वर्षा के उसी जल को स्पर्श करके क्या होता है? आनंदित होता है। रोग शोक में भी हंसता है। जिस प्रकार से रोग होने पर और किसी प्रकार का दुख होने पर जिस प्रकार से शैशव का सुकुमार शरीर, जो शिशु अवस्था का, बचपन का जो शरीर होता है, बच्चे का जो शरीर होता है, वो उसी प्रकार से हंसता है। हंसता हुआ जिस प्रकार से बच्चा है, वो वैसी अवस्था उस गरीब तबके की होती है, उस वंचित वर्ग की होती है जब क्रांति का आह्वान होता है, क्रांति की जो शुरुआत है वो होती है। रुद्ध कोश है, रुद्ध कोश है अर्थात जो खजाना है वो रोक लिया गया है, उस पर क्या कर दिया गया है? शोषण करके जनता के धन को उन पूंजीपतियों ने रोक लिया है। कहने का तात्पर्य है कि धन का जो विनिमय है, आदान प्रदान है, उस प्रक्रिया को उन्होंने बंद कर दिया है। क्षुब्ध तोष है, ऐसा करने पर भी तोष मन संतुष्टि, क्षुब्ध है वो अब भी संतुष्टि नहीं है। उन्होंने अपने कमरे भर लिए हैं उनका शोषण करते करते, लेकिन और उनका जो कोष है, खजाना है, वो कैसा हो गया है? उन्होंने अपनी अलमारियों में बंद कर दिया है। उन गरीबों का हाड़ चूस करके और उनका शोषण करके जो उन्होंने मोटा पैसा कमाया है वो उन्होंने बंद कर दिया है, अलमारियों में बंद कर रखा है। और फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। आगे देखिए, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। यहाँ अंगना अंग यानी कि पत्नी की जो गोद है उससे लिपटे, यानी कि उन्हें सभी जो भोग क्रियाएं हैं और जो भी संतुष्टि के आधार हैं उनके साथ उनकी पत्नियां भी हैं, उनका परिवार भी है, सारी सुख सुविधाएं उन पूंजीपतियों को हैं, फिर भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। उनको वो आतंकित होते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। उसका कारण है विद्यार्थियों कि यहाँ पर क्रांति का आह्वान हो रहा है। सारी सुविधाओं के होते हुए भी वो जो पूंजीपति वर्ग है वो कंपित होता हुआ सब प्रतीत हो रहा है। धनी वज्र गर्जन से बादल, धनी वो जो पूंजीपति वर्ग है वज्र गर्जन से, वो उस वज्र के समान ध्वनि करने के कारण हे बादल वो जो कांप रहे हैं, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं।
और उनके जो नयन है वो झुक गए हैं, नेत्र झुक गए हैं और मुख ढांप रहे हैं, नेत्रों और मुखों को वो ढक रहे हैं। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर। अब यहाँ पर उन वंचित वर्ग की अर्थात कृषकों की बात यहाँ पर कही गई कि उनकी स्थिति कैसी है। जीर्ण बाहु, उनकी जो भुजाएं हैं किसानों की वो कैसी हैं, कमजोर हैं। शीर्ण शरीर और दुर्बल उनका शरीर हो, तुझे बुलाता कृषक अधीर। वो जो व्याकुल है, अधीर यानी व्याकुल, जो किसान है अब उसे क्रांति की आवश्यकता है, वो बहुत अब उनका शोषण हो चुका है। हे बादल, वो तुम्हें बुला रहा है। हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के बादल, चूस लिया है उसका सार, पूरा का पूरा सार जो है शरीर का, जो उनका रस है वो चूस लिया है, अर्थात उन्हें क्या कर दिया है, पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सब तरह से पूंजीपतियों ने उन किसानों को, उस वंचितों को क्या कर दिया है, सारहीन कर दिया है। हाड़ मात्र ही है आधार। अब यहाँ देखने को केवल हाड़ मात्र यानी कि हड्डियों का ढांचा मात्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ए जीवन के पारावार, पारावार कहते हैं विद्यार्थियों अथाह समुद्र, अंतहीन समुद्र। हे जीवन रूपी जल के सागर, जीवन रूपी जल के सागर अर्थात वर्षा रूपी क्रांति में परिवर्तनकारी हे बादल, तुम क्या हो, जीवन के पारावार, जीवन रूपी जल के आप समुद्र हो। और समुद्र भी कैसे हो, अंतहीन समुद्र हो, अथाह समुद्र हो। तो यहाँ विद्यार्थियों कृषकों द्वारा, वंचित वर्ग द्वारा बादलों का आह्वान किया गया। ये पूरी तरह से क्रांति करने पर बादलों का आह्वान है, क्रांति करने के लिए, ताकि जो शोषण है वो शोषितों द्वारा, जो शोषक व्यक्ति हैं, शोषक जो जन है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो समाप्त हो और यहाँ प्रतिनिधित्व मिले किनको, उन वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और वो अपना जितना भी अपना विकास है वो कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी बादल राग कविता और अगली कविता के साथ पुनः मिलते हैं। लेकिन एक बार आपसे कहना है कि आप अधिक से अधिक हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला को दूर दूर तक फैलाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पाठ के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।